नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने सीबीएसई द्वारा जो जारी किया गया जो लेटेस्ट सिलेबस है 2021-22 सेशन का, जो बच्चे 2022 में फाइनल एग्ज़ाम देंगे, जो वार्षिक परीक्षा देंगे, वो क्लास 9 के लिए ध्यान रहे। क्लास 9 में जो बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए आज मैं नया सिलेबस मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जो कि सीबीएसई के द्वारा लेटेस्ट अभी जो है 2 दिन पहले ये जारी किया गया है। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे और आपका जो फाइनल जो एग्ज़ामिनेशन जो होंगे उसमें जो प्रश्न पत्र आएंगे वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पत्र रहेगा। तो चलिए इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखें और अपने सिलेबस को समझें कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा प्रश्न होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, कौन सा प्रश्न आपका लॉन्ग टाइप का होगा। इसकी सारी चर्चा भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस सिलेबस में। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट और है कि जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या शेयर नहीं किए हैं, वो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी पता चल सके कि क्या क्या अभी नया सिलेबस में जोड़ा गया है, कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। इन सारी चीज़ों की चर्चा भी हम लोग इस सिलेबस में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर इस बार का ये कक्षा 9वीं ध्यान रखें 2021-22 ये सेशन है। मतलब जो बच्चे 2022 में, 21 में नहीं, जो बच्चे 2022 में 9 का जो फाइनल एग्ज़ाम देंगे, क्लास 9 में जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ रहे हैं वो जो देंगे, उनके लिए ये सिलेबस जारी किया गया है। इस साल जो बच्चे तैयारी करेंगे वो अगले साल 9 का एग्ज़ाम देंगे इसी सिलेबस के अनुसार। इसमें देखिएगा 2 भाग है, एक भाग है एक भाग अ है और दूसरा भाग आ है। भाग अ में आपका 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का, जो कि आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ये प्रश्न होगा। 40 मार्क्स का 40 नंबर का। इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो भाग अ में जो आपका वो प्रश्न जो रहेगा, जो प्रश्न पत्र आपके सामने जो दिया जाएगा वो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, और जो 40 मार्क्स का आ भाग में होगा वो वर्णनात्मक होगा, लॉन्ग टाइप का आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा उसी प्रश्न पत्र में। मतलब आपको जो प्रश्न पत्र मिलेंगे उसमें 2 तरह का प्रश्न होगा, प्रश्न की 2 वैरायटी होगी। एक तो 40 मार्क्स का, चूँकि टोटल मार्क्स जो आपका होगा वो 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र रहेगा, और 20 मार्क्स आपको स्कूल से जो प्रश्न जो आपको जो मूल्यांकन करके जो मार्क्स दिए जाते हैं वो स्कूल से आपको 20 मार्क्स के दिए जाएंगे, और आपका जो प्रश्न पत्र आएगा जो रिटन लिखने के लिए वो 80 मार्क्स का होगा, जो कि यहाँ मैंने दिखाया है। ठीक है ना, ये 80 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा और 20 मार्क्स आपको इसको विद्यालय से दिया जाएगा जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ 40 मार्क्स में किस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो 25 नंबर का व्याकरण से होगा, और 15 नंबर का जो होगा 15 मार्क्स का, 25 मार्क्स आपका हो गया अनुप्रयुक्त व्याकरणम से। मतलब जो क्लास 9 में आपको जो ग्रामर पढ़ने हैं, जो व्याकरण में जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे जब हम उस पर जब पहुंचेंगे वहां पर तो आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ देखेंगे कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अनुप्रयुक्त व्याकरण से होगा, जो कि पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। मल्टीपल चॉइस उसमें विकल्प दिए हुए रहेंगे, वहाँ से चुन करके आपको लिखना होगा। और 15 नंबर का और क्वेश्चन होगा जो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होगा, वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। ठीक है ना, तो वो किस किस तरह का होगा उसका डिटेल्स आपको आगे बताया जाएगा। और फिर जो आ भाग है, भाग आ जो आपका प्रश्न पत्र में जो भाग आ रहेगा, उसमें आपको वर्णनात्मक लॉन्ग टाइप का प्रश्न होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से दोनों मिला करके आप देखें तो 40 मार्क्स ये और 40 मार्क्स ये, टोटल मिला करके ये 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र आपके सामने रहेगा रिटन में लिखने के लिए। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे वर्णनात्मक में। इसमें देखिए अपठित अवबोधन, अनसीन पैसेज जिसको आप कहते हैं, संस्कृत में आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ रहेगा। अपठित अवबोधन का एक प्रश्न होगा जो कि 10 नंबर का होगा, है ना, वो आपको पूछा जाएगा। फिर उस प्रकार से रचनात्मक कार्य से रिलेटेड, मतलब जिसमें कि आपको लेटर लिखना होता है, चित्र देख करके लिखना होता है या अनुवाद करना होता है, तो इससे रिलेटेड आपको एक जो प्रश्न पत्र होगा उसको हम लोग रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत रखते हैं, वो आपको 15 मार्क्स का होगा, 15 नंबर का। और नेक्स्ट जो है वो पठित अवबोधन, जो आपका टेक्स्ट बुक है सेम उसी भाग 1
ध्यान रखें क्लास 9 में आपको सेमुसी भाग 1 पढ़ना है और उसी जो कि एनसीईआरटी द्वारा जो रिकमेंड किया गया है, जारी किया गया है, तो उस सेमुसी भाग 1 से आपको 15 नंबर का लॉन्ग टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। ये ध्यान रखिए कि टेक्स्ट बुक से आपको टोटल अगर मार्क्स जोड़ा जाए तो 30 मार्क्स हुआ। 15 नंबर का 15 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पहले पूछा गया भाग अ में, और 15 नंबर का जो आपको जो क्वेश्चन हुआ वो मार्क्स का, वो आपको जो है लॉन्ग टाइप में पूछा जा रहा है। मतलब दोनों मिलाकर के 30 मार्क्स का आपको टेक्स्ट बुक से रहेगा, और 25 मार्क्स का आपको ग्रामर से हो गया, और 15 मार्क्स का आपको रचनात्मक राइटिंग सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं वो राइटिंग सेक्शन से आपको रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें कि किस किस तरह से क्या क्या आपको इसमें पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग ग्रामर से शुरू करते हैं। भाग अ भाग में जो आपको प्रश्न रहेगा वो देखिए 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स में कौन कौन सा है, जैसे कि संधि का है। संधि आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। इस संधि में आपको दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, मतलब स्वर संधि पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, इसे देखना है। फिर आपको जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद फिर व्यंजन संधि 1 मार्क्स का रहेगा, जो कि जिसमें आपको वर्गों का प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन पढ़ना है। ये क्लास 10th में भी यही व्यंजन संधि में पढ़ना है, सिलेबस सेम दिया है। उसके बाद फिर म स्थान अनुस्वार, म के स्थान में अनुस्वार कैसे बदल जाता है, इससे संबंधित आपको व्यंजन संधि पढ़ना है। और विसर्ग संधि में जो पढ़ना है वो उत्व और शत्व, मतलब उ मतलब गुण हो जाना, विसर्ग को किस प्रकार से उ होकर के ओ हो जाता है विसर्ग, और फिर विसर्ग जो है स्व में कैसे बदलता है, विसर्ग का स्व में परिवर्तन कैसे होता है दंत स्व में। तो ये जो है आपका सिलेबस संधि से रिलेटेड है, जो कि 4 नंबर का रहेगा। अब चलिए शब्द रूप पर। क्लास 9 में शब्द रूप पढ़ना है। क्लास 10th में शब्द रूप धातु रूप नहीं है, लेकिन क्लास 9 में भरपूर आपको शब्द रूप धातु रूप से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी रहते हैं। क्योंकि क्लास 10th में बच्चों को फिर उससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। भले शब्द रूप धातु रूप आप क्लास 10th में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको वो उससे रिलेटेड शब्द रूप धातु रूप से रिलेटेड जो है अप्लाइड ग्रामर के तहत वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको शब्द रूप धातु रूप आपको क्लास 9 में अच्छी तरह से याद रखना होगा, ताकि 10th में उसका आप अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर शब्द रूप में देखिए अकारांत से रिलेटेड टोटल मार्क्स आपको 4 नंबर का शब्द रूप से रहेगा, जो कि पुल्लिंग से रिलेटेड है। इसमें अकारांत हो गया बालक का, या उकारांत हो गया साधु का। तो इस प्रकार से उकारांत अर्थ जिसके अंत में उ लगा हो, जैसे साधु, साधु में उ लगा है तो साधु का कोई भी रूप, साधु है, भानु है, कोई भी आप उकारांत वाला शब्द आप याद कर लें। उस प्रकार से बालक हो गया अकारांत, क्योंकि बालक क में अ लगा है तो अकारांत हो गया। तो बालक ही अगर आपको नहीं मिलता है तो राम याद कर लिए। तो इस प्रकार से आपको अकारांत हो गया। फिर इस प्रकार से ईकारांत में मुनि है, या रीकारांत में फिर पितृवत, पितृ का शब्द रूप है पिता, पितर है ना, इस प्रकार से। फिर उस प्रकार से हलंत में राजन का शब्द रूप है, भवत है, गुणीन है, विद्वस है, ये है। तो ये इस प्रकार से आपको देखिए, तो टोटल मिला करके आपको 1 मार्क्स का इससे रहेगा। और जो स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं ये 1 मार्क्स का इसमें रहेगा। देखिए 1 मार्क्स यहाँ दिया हुआ है, फिर 1 मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। तो आकारांत में स्त्रीलिंग में चलिए तो लता का रूप, उस प्रकार से मती है, नदी है ना। उकारांत में देखिए धेनु है, रीकारांत में मातृ है। उस प्रकार फिर नपुंसक लिंग में चले आइए तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जो शब्द रूप से रिलेटेड रहेगा वो फल का हो गया। उस प्रकार से वारी का है। उकारांत में चलिए मधु का है। फिर हलंत में देखिए तो जगत का है। तो ये शब्द रूप आप यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे शब्द रूप आपको याद करने हैं, और इन सभी का प्रयोग किसी न किसी रूप में आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसे 9 में अच्छी तरह से तैयार रखें, ताकि 9 में तो आपको काम देगा ही देगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको ये पहले से ही बताया हुआ है कि इस पर आपको प्रश्न ही पूछे जाएंगे डायरेक्ट। तो इसलिए आपको इसको तैयार अच्छी तरह से कर ही लेना है। सर्वनाम शब्द में भी देखिए अस्मद और जुस्मद है ना। इस प्रकार से किम और तत् तीनों लिंगों में आपको याद रखना होगा। किम का शब्द रूप आपको ऐसे भी याद रखना जरूरी है कि जो बुक से रिलेटेड जो प्रश्नवाचक जो आप बनाते हैं, प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन आपके पास एक होता है 4 से 5 नंबर का, कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो वहाँ पर आपको किम का शब्द बहुत मदद करता है। चाहे वो 9 हो या 8 हो या 10th हो या 11 हो या 12 हो, हर जगह ये प्रश्न आपको एक 4 से 5 नंबर का फिक्स रहता है, जो बुक से रिलेटेड होता है आपको बनाना होता है। तो वहाँ आपको काफ़ी मदद करता है। तो सर्वनाम से रिलेटेड 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए तो 4 नंबर का 4 एरिया से आपको प्रश्न
पूछा जाएगा शब्द रूप में सिर्फ। इसी प्रकार से चलिए धातु रूप में। धातु रूप में 3 मार्क्स का आपको रहेगा। इसमें जो आपको सारे धातु रूपों को यहाँ गिनाया गया है, पठ, गम, वद, भ्रू, क्रीड, नी, ये सभी धातु रूप हैं। ये सभी धातु रूपों को आप देख सकते हैं। ध्री, स्मृ, मिल, कुप, है ना, ये 5 लकारों में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो आपको लट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, लोट है, विधि लिंग है, तो इन 5 लकारों में आपको इन सभी धातु रूपों को याद रखना है, जो कि वाक्य के माध्यम से अप्लाइड ग्रामर के तहत आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आत्मनेपदी से रिलेटेड 1 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि सेव है, लब है, वंद है, रुच है। इसे सिर्फ लट लकार और लिट लकार और लंग लकार, इन तीनों लकारों में आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखें कि इसमें 5 लकार आपको नहीं पढ़ना है, जो आत्मनेपदी वाला रूप है, क्योंकि ये इससे पहले आपने देखा है वो प्रश्नपदी का है। प्रश्नपदी का रूप जैसे कि तीतहंती वाला चलता है, जैसे पठती, पठता, पठंती, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आत्मनेपदी का रूप है ये तीतहंती की तरह नहीं चल करके ते त्यंते की तरह चलता है। जैसे सेवते, सेवेते, सेवंते, लभते, लभेते, लभंते, रोचते, रोचेते, रोचनते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो दोनों का रूप जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, जिसको आपको तैयार करना होगा। अब चलिए अब कारक में, 4 में देखिए, कारक में कारक और उपपद विभक्ति से रिलेटेड जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको 4 मार्क्स के होंगे। धातु रूप में भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो जो कि मैंने बताना मैं छोड़ दिया, जिसको आप ध्यान रखिए। 4 नंबर का आपको धातु रूप से रहेगा और 4 नंबर का शब्द रूप से रहा, ठीक है। कारक या उपपद विभक्ति में आपको जो पढ़ना है वो है द्वितीया। द्वितीया में परितः, समया, निक्षा, प्रति, वीणा, उभयतः, अधिक, ये है, मतलब इन सभी शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, तो ये सभी आपको पढ़ने हैं। फिर कौन कौन से शब्द है जिसमें कि तृतीया होती है? तृतीया विभक्ति में सह, साकम, सार्धम, वीणा, अलम, हीन, हिना, ये सभी हैं। फिर उस प्रकार से चतुर्थी में देखिए रुच, दा, नमः, कूप, क्रुद्ध, स्वस्ति, स्वाहा, इन सभी शब्दों को आपको चतुर्थी विभक्ति के तहत पढ़ना है उपपद विभक्ति में। पंचमी में है विना, ऋते, बहि, भयार्थे, रक्ष, अनंतरम, पूर्वम, परः। षष्ठी में जो आपको पढ़नी है ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, निर्धारणे, निर्धारण के अर्थ में, मतलब इन सभी शब्दों के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। उसी प्रकार से फिर सप्तमी विभक्ति किस किस शब्दों के योग में पड़ती है? स्नी है, विश्वस है, निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। तो इस प्रकार से आप देखिए द्वितीया से लेकर के सप्तमी कारक तक जो विभक्ति उपपद विभक्ति आपको पढ़नी है, इन उपपद विभक्तियों में इन सभी शब्दों को आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि किन किन शब्दों के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है। तो इससे रिलेटेड, कारक से रिलेटेड जो आपको प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा। अब चलिए ये प्रत्यय में 4 मार्क्स का आपको प्रत्यय से रिलेटेड, जिसको कि आप इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, धातु या शब्द के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं। तो इसमें आपको कत्वा पढ़ना है, तुमुन है, ल्यप है, अक्तवतु है, अक्ता है, क्षत्रि है, सानच है। पिछली बार रिड्यूस सिलेबस था तो वहाँ पर देखिएगा कि इन सब में से काफ़ी सिलेबस को कम किया गया था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे सिलेबस आपको दे दिया गया है। चैप्टर में भी देखिएगा तो सिर्फ एक ही लेसन हटाया गया है बुक से, जो आपका जो 11 चैप्टर था 12, तो उसमें से 1 से 2 लेसन को आपको हटाया गया है, बाकी पूरा का पूरा मोटा मोटी 10 दे दिए गए हैं आपको, तो उसे पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 6 में देखिए 1 से लेकर 100 तक की जो काउंटिंग है, जो गिनती है, उसे देखना है। 1 से 4 तक जो संख्यावाची जो शब्द हैं उसको आपको तीनों लिंगों में याद रखना है। त्रिशु लिंगेशु केवलम प्रथम विभक्तु, लेकिन ये कह रहा है कि केवल प्रथमा विभक्ति में आपको याद रखना है, 7 विभक्तियों में याद नहीं रखना है। ये आपके लिए काफ़ी मतलब कि आरामदेह है, क्योंकि 7 विभक्तियों में होने का मतलब है कि फिर उसका प्रयोग आपको 7 विभक्तियों में जानना जरूरी होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखें, इन टॉपिक पर आप याद रखें कि 1 से 100 तक की आपको गिनती संस्कृत में कैसी होनी है वो आपको पूछा जाएगा। वाक्य के माध्यम से आपको शब्द दिए हुए रहेंगे, उन शब्दों को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होगा, शब्दों को संस्कृत बताना होगा, उन सभी संख्या को, जो भी आपको संख्यावाची शब्द दिए रहेंगे उन सभी संख्याओं को आपको संस्कृत में बताना होगा। और 1 से 4 तक का जो है तीनों लिंगों, जैसे एकह पुल्लिंग में हुआ, एका स्त्रीलिंग में हुआ, एकम नपुंसक लिंग में हुआ, तो इस तरह से तीनों लिंगों में आपको 1 से 4 तक का जो संख्यावाची शब्द जिसका रूप चलता है उसको आपको याद रखना है। उपसर्ग में 22 उपसर्ग आपको पढ़ना है। टोटल उपसर्ग आपको 22 होते हैं, तो सिर्फ यहाँ 22 दिया है, मतलब 22 उपसर्ग आपको 22 का 22 उपसर्ग 22 जो आपके जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत में उनको आपको देखना है, जो कि 2 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का आपको हो गया संख्यावाची से रिलेटेड, है ना।
3 मार्क्स का जो है आपको संख्या से रिलेटेड हो गया, और 2 मार्क्स का हो गया आपको उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ये सभी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला भी है, आप वहाँ से सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो व्याकरण में देखिएगा, तो कोई भी ऐसा व्याकरण का या कारक का ऐसा कोई भी इसमें से जो आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि ओझा सर क्लासेस चैनल पर उपलब्ध नहीं है। मतलब सारे के सारे जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो सभी के सभी मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उसे देख करके उससे आप अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकते हैं, और अपने बच्चों में भी शेयर करके उन्हें भी आप लाभ पहुंचा सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो होगा आपको प्रश्न निर्माण से रिलेटेड, है ना। उचित प्रश्नवाचक पदानाम चयनम, यहाँ आपको विकल्प दिया हुआ रहेगा कह, किम, केन, कथम, कदा, इस प्रकार से। तो ये जो प्रश्नवाचक आपको विकल्प में दिया रहेगा वहाँ से चुन करके आपको भरना रहेगा, जो कि 5 नंबर का रहेगा, और जो आपके बुक से रिलेटेड होगा। जो कि प्रश्नवाचक जो भी पूछा जाता है वो आपके टेक्स्ट बुक से सेम उसी भाग 1 जो आपको पढ़ना है उसके चैप्टर में जो आप जो स्टोरी या जो श्लोक इत्यादि पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड सभी के सभी जो उसमें जो अभ्यास में जो आया हुआ जो प्रश्न है उसी से आपको पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट 9 में देखिए प्रसंगानुसार अर्थ चयनम, प्रसंग के अनुसार वहाँ पर सही अर्थों को चुनने के लिए आपको दिया हुआ रहेगा एक प्रश्न होता है जो कि आपको 4 नंबर का रहेगा। 4 प्रश्न रहेंगे और उसी में आपको विकल्प भी दिए हुए रहेंगे, और सही विकल्प चुन करके चाहे वो पर्यायवाची शब्द हो या विपरीतार्थक शब्द हो उसका आपको सही अर्थ में चुनना होता है। फिर नेक्स्ट 10 नंबर में देखिए भाषिक कार्याय तत्वानि, भाषिक कार्य से रिलेटेड आपको प्रश्न होंगे जो कि 6 मार्क्स का होगा, 6 नंबर का रहेगा भाषिक कार्य से। तो भाषिक कार्य में क्या होता है, कहता वाक्य में कर्ता और क्रिया का पदों का चयन करना, पद चयनम। मतलब कोई वाक्य दिया हुआ रहेगा वो वहीं गद्य से उठा करके और कहेगा इस वाक्य में इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है ना, या इस कर्तृपद का क्रियापदम की मस्ती, क्रियापद क्या है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है। कर्ता क्रिया की अन्विति क्या है, ठीक है ना। उस प्रकार से विशेषण विशेष्य, इस विशेषण का विशेषण पद क्या है विशेष्य का, या इस विशेषण का विशेष्य पद क्या है। तो इस प्रकार से दोनों तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि विशेष्य का विशेषण क्या है, या फिर कोई विशेषण पद है तो ये विशेषण पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कस्मै प्रयुक्तम, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर एक पर्यायवाची से रिलेटेड और विलोम पद से रिलेटेड, मतलब विपरीतार्थक शब्द से रिलेटेड पदों को चुनने के लिए आपको दिया हुआ रहेगा, जिससे कि आपको करना होगा। ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर का रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव से होगा और आपके बुक से रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार से 25 नंबर का व्याकरण और 15 नंबर का और 15 मार्क्स का ये 25 मार्क्स का ग्रामर से और 15 मार्क्स का आपको बुक से, दोनों मिलाकर के 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं 40 मार्क्स का जो आपको वर्णात्मक प्रश्न होंगे आ भाग में, भाग आ में जो 40 मार्क्स जो मैंने बताया था, दोनों मिला करके आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया वो 40 मार्क्स का चर्चा किया जो कि ग्रामर से जो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलिए ये यहाँ पर वर्णात्मक में जो लॉन्ग टाइप का आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो जैसे कि अपठित अवबोधन से रिलेटेड है। 10 नंबर का आपको 10 मार्क्स का आपको जो क्वेश्चन होगा वो होगा अनसीन पैसेज से, अपठित अवबोधन से रिलेटेड, है ना, 10 मार्क्स का। इसमें 80 से 100 मार्क्स के वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है और उसी में से एक पद में उत्तर देना है या पूर्ण वाक्य में देना है। शीर्षक लिखने के लिए 1 मार्क्स रहेगा, अनुच्छेद पर आधारित भाष्य कार्य के लिए 3 मार्क्स रहेगा, और यहाँ पर देखिए रहे 2 और 4, तो ये टोटल मिला करके आप देखेंगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इससे अनसीन पैसेज से रिलेटेड रहेगा। फिर भाषी कार्य में जो कि पहले ही बता चुके हैं, कर्ता क्रिया का चयन करना, विशेषण विशेष को चुनना और पर्यायवाची या विलोम पदों को चुनने के लिए रहेगा आपको। तो यहाँ आपको सारा का सारा अपने से चुनना होगा, यहाँ कोई विकल्प आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। वर्णात्मक से रिलेटेड जो भी प्रश्न होता है वो ध्यान रखिएगा कि जो भी वर्णात्मक से रिलेटेड होगा वो लॉन्ग टाइप का, उसमें आपको विकल्प यहाँ नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए रचनात्मक कार्यम जो राइटिंग सेक्शन है आपका, तो यहाँ पर आपको औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन आपको करना है। आपको लेटर दिया हुआ रहेगा, उसको भरने के लिए आपको दिया हुआ रहेगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। 10 खाली स्थान आपको दिए हुए रहेंगे, 10 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए रहेंगे, और उन फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको मंजूषा में बॉक्स में शब्द दिए हुए रहेंगे, विकल्प दिए हुए रहेंगे, और उन विकल्पों से चुन करके उन खाली स्थानों को आपको भरना है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो देखिए
चित्रधारित वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखनम। चित्र दिया हुआ रहेगा और उस चित्र के नीचे आपको विकल्प भी दिए हुए रहते हैं, तो उन विकल्पों की सहायता से आपको 5 वाक्यों का निर्माण करना है और वो जो 5 वाक्यों का जो आप निर्माण करेंगे वो सारा का सारा उस चित्र से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। और उसी प्रकार से यदि वो चित्र किसी कारण से आपको दिक्कत हो रही है बनाने में, चित्र के अनुसार आपका वाक्य नहीं बन रहा है, तो उसके अथवा हम देखिएगा अनुच्छेद लेखन भी आपको करने के लिए एक ऑप्शन रहता है। तो उस अनुच्छेद लेखन को आप सहायता वहाँ जो मंजूषा जो दी गई है, उस मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को लेकर के आप 5 वाक्य का आप अनुच्छेद भी बना सकते हैं। अनुच्छेद से रिलेटेड वीडियो हमने अपने ओझा सर क्लासेस चैनल में डाला है, आप वहाँ से आप मदद ले सकते हैं किस तरह से हमें अनुच्छेद बनाना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 5 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी अथवा इंग्लिश में आपको वहाँ दिए हुए रहेंगे वाक्य और उसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है ना, हिंदी से संस्कृत में या इंग्लिश से संस्कृत में। क्योंकि जनरली सीबीएसई बोर्ड में बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो उन्हें इसलिए उन्हें ये फैसिलिटी होती है, ये सुविधा दी गई रहती है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है और उससे आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता है। तो आपको 5 मार्क्स का अनुवाद करने के लिए आपको संस्कृत में रहेगा, वो 5 नंबर का 5 वाक्य करने के लिए रहेगा, तो उससे आपको करना होगा। शुद्ध आप बनाते हैं तो पूरे 5 का 5, 5 में 5 मार्क्स आपको मिलते हैं, कहीं भी 1 मार्क्स भी नहीं कटता है। यही चित्र अनुच्छेद के साथ भी है, आप 5 वाक्य यदि आप सही लिख देते हैं तो वहाँ आपको कभी कोई परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट आप यदि देखें तो अब चलिए आप पठित अवबोधन में, पठित अवबोधन से रिलेटेड जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, है ना, ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो पठित अवबोधन से आप देख रहे हैं, इसमें एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, जो आप टेक्स्ट बुक में जो पढ़ते हैं गद्य कोई स्टोरी, तो वहाँ से गद्य दिया हुआ रहेगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। उसमें एक पद में उत्तर देने के लिए रहेगा और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए प्रश्न होगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से पद्यांश जो श्लोक दिए हुए रहते हैं, जो आपको सेमुसी भाग 1 में जो श्लोक से रिलेटेड जो चैप्टर है वहाँ से श्लोक उठा करके आपको दिया जाएगा और उसी श्लोक को पढ़ करके उस पर प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में या पूर्ण वाक्य में करने के लिए रहेगा, वो भी 3 मार्क्स का होगा। और एक आपका वैरायटी आएगा क्वेश्चन का नाट्यांश, मतलब नाटक को आधार मान करके, वो एक नाटक भी दिखेगा आपको दिया हुआ है पढ़ने के लिए, तो उस नाटक से भी एक अंश उठा करके दिया हुआ रहेगा 3 मार्क्स का, वहाँ भी एक पद में और पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर करना होता है, आंसर करना होता है, जो कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी होगा। अब नेक्स्ट वहाँ देखिए एक क्वेश्चन 8 नंबर में आप देखिए 8 में तो कहता है एक श्लोक का उसमें आपको अन्वय भी करने के लिए रहता है, जो कि 2 मार्क्स का होता है। एकस्य श्लोकस्य अन्वयः, एक श्लोक दिया हुआ रहेगा और उसका अन्वय करने के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ दिया हुआ रहता है और उसी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको श्लोक पढ़ करके वहाँ उसमें से कौन कौन से शब्द छूटे हुए हैं उसको चुन करके यहाँ भरने के लिए रहेगा, जो कि 2 नंबर का होता है। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता है घटना क्रमानुसार कथा लेखनम, घटना क्रमानुसार कथा लेखनम। घटना क्रम मतलब जो आप टेक्स्ट बुक में आपने जो गद्य पढ़ा है, ये ध्यान रखें, जो स्टोरी आपने पढ़ा है उस स्टोरी के आधार पर आपको घटना के अनुसार क्रम में, घटना को क्रम के अनुसार आपको अरेंज कर देना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी, तो जो सबसे पहले घटना घटी है उसको पहले वाक्य को अरेंज करेंगे, क्योंकि वहाँ 8 वाक्य आपको दिया हुआ रहता है और उसी 8 वाक्यों में उन सभी घटनाओं का वर्णन होता है और उन्हीं वर्णन के को ध्यान में रखते, चूँकि आप ऑलरेडी पहले से ही आप स्टोरी को पढ़े हुए होते हैं तो आपको स्टोरी की सारी घटनाएं पता होती हैं कि कौन कौन सी घटना कब घटी है या कौन सी घटना पहले घटी है, कौन सी घटना बाद में घटी है। तो उन सभी घटनाओं को जो है क्रमशः आपको अरेंज करने के लिए रहता है, जो कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सारा को यदि सभी प्रश्नों को यदि जोड़ दें तो 40 मार्क्स का आपका ये वर्णनात्मक जो लॉन्ग टाइप जो आपका हुआ या शॉर्ट आंसर से जो रिलेटेड हुआ, जिसमें कि आपको विकल्प नहीं दिए हुए रहेंगे, इस प्रकार से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भाग आ में होगा, है ना। तो इस प्रकार से दोनों का आप जोड़ेंगे तो आपको 40 उधर और 40 इधर से, तो 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र आपको पूछे जाएंगे रिटेन में फाइनल एग्ज़ाम में। 9 का जो 2022 में जो अब जो फाइनल एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, उसमें सीबीएसई के द्वारा जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे और इस तरह से आपका वो प्रश्न कंप्लीट यहाँ होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने के लिए है कि सेमुसी भाग 1 में देखिए जो क्लास 9 श्रेणी ही मतलब 9वीं श्रेणी के लिए मतलब क्लास 9 के लिए जो पढ़ना है, जो चैप्टर इसमें जो इस बार फाइनल किया, पिछली बार केवल आपको 7 या 10 था,
मुझे याद नहीं आ रहा है, 10th लगभग 10 ही था वहाँ भी। तो उसमें 1-2 चैप्टर कम किया गया था, लेकिन इसमें बढ़ा दिया गया है, इसमें चैप्टर जो है बढ़ाया गया है। तो इसमें जो बढ़ाया गया, देखिए प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति आपको पढ़नी है, द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः, तृतीय पाठ में गोदोहनम। ये ध्यान रखिएगा कि गोदोहनम जो आप तृतीय पाठ देख रहे हैं, ये बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं, हमसे कमेंट में पूछते हैं कि सर ये गोदोहनम कैसे आ गया। पिछली बार से ये चैप्टर चेंज हो गया है। जिन बच्चों के पास पुरानी वाली बुक है, उन बुक को आप कृपया न देखें, वहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर। इसलिए मिला लीजिएगा, जो भी आप नई बुक खरीद रहे हैं तो उसमें देख लीजिएगा कि तृतीय पाठ में गोदोहनम है या नहीं है। क्योंकि अभी भी मार्केट में जो बुक मिल रही है उसमें देखिएगा कि गोदोहनम नहीं है, उसके पुराना वाला जो उसमें जो पाठ है वो दिया हुआ है। तो इसलिए उससे आपको छोड़ देनी है, वो बुक नहीं लेनी है, नहीं तो फिर आपको अलग से इसके लिए फिर जो है आपको इसका कहीं से ना कहीं से इस चैप्टर की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बुक लेते समय आप जरूर सावधानी रखें कि ये बुक खोल करने के बाद देख लें कम से कम कि तीसरे पाठ में तृतीय पाठ गोदोहनम है या नहीं है। अगर गोदोहनम है तो मतलब वो लेटेस्ट बुक है, आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार फिर 4th पाठ में देखिए कल्पतरु आपको पढ़नी है, 5th भी पढ़ना है शुक्ति मौतिकम, 6th पाठ में आपको भ्रांतो बालः, 8वां पाठ लौतुलाः, 9वां में सिक्ता सेतु, 10वां में जटायुः शौर्यम और 11 पाठ में पर्यावरणम। मतलब इसमें से किसी लेसन को आपको छोड़ा नहीं गया है, ठीक है ना। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, इसमें लेसन 7 को हटाया गया है, मतलब लेसन 7 आपको नहीं पढ़ने हैं। यहाँ देखिए तो लेसन 7 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लेसन 7 आपको हटाया गया है, मतलब 6 है, 6 के बाद एक ही बात देखिए 8 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया, मतलब 7 को छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं। हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई डाउट आपको शायद नहीं रह गया हो। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।